वाले हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवॉल्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हिस्ट्री में, अगर इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए कि पूरा कहानी जिसमें इंडिया आजाद होता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट 1857 का रिवोल्ट ही है। 1857 के रिवोल्ट को बहुत लोग पहला फ्रीडम स्ट्रगल भी मानते हैं, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। यानी जब इंडियन लोगों ने फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स से यूनाइटेड होकर के लड़ाई करी थी कि आप यहाँ से जाइए, हम नहीं चाहते कि आप हमारी कंट्री में रहे, वो फर्स्ट स्टेप पहली बार जो लिया गया था वो है 1857। ऐसा नहीं है कि 1857 से पहले लड़ाइयां नहीं हुई है या ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों ने लड़ा नहीं है, बट कभी लोग यूनाइटेड नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल अभी झारखंड, बिहार, यूपी, गुजरात, हर जगह लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करे। ब्रिटिशर्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन वो लोगों ने मिलकर नहीं किया। कभी झारखंड के लोगों ने किया तो फिर लखनऊ वाले लोगों ने उस वक्त नहीं किया, और सबके अपने पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम थी। जैसे कि मैं तुम में से एक एक को घर में जाकर के पीटूं, तो तुम लोग एक एक करके रेजिस्ट करोगे मेरे खिलाफ कि नहीं मैम आप मुझे क्यों मार रही है। और मैं अगर समृद्धि के घर केवल जाके पीटूंगी तो मान्या, वरुण, शाश्वत और आदि को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको लगा समृद्धि पीट रही, हमको क्या लेना देना। ठीक है, तो वो चुप रहेंगे। लेकिन अगर मैं क्लास में तुम सबको पीटू और तुम सब मिलके किसी दिन मुझे ही पीटने लग जाओ कि बहुत हुआ, जब देखो तब आप पीटती रहती हैं, आज तो आपकी बारी है, आज आपको ही पीट के ठीक कर देते हैं, बहुत चल रहा है। तो वो जो सब लोग मिल करके पीटेंगे, वो ही तो पहला फ्रीडम स्ट्रगल माना जाएगा। समझ रहे हो? तो तुम लोगों को एग्जाम्पल समझ आया कि ब्रिटिशर्स जब सब लोग को अलग अलग परेशान करते थे, तो बहुत लोगों ने अलग अलग तौर पर ब्रिटिशर्स को अपोज करने का कोशिश करा, लेकिन किसी ने साथ मिलकर के उनको भगाने की कोशिश नहीं करी। बट 1857 के रिवॉल्ट में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट, यानी इंडिया में दो पार्ट में इंडिया डिवाइडेड है। हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, साउथ इंडियन सबको पता है, वो तमिल तेलुगु वाले। तो नॉर्थ इंडिया का बहुत सारा पोर्शन है, उसने 1857 के रिवॉल्ट में साथ होकर के लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए 1857 का रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैंने पढ़ाया इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि 1857 का रिवॉल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए कि हम आखिर 1857 का रिवॉल्ट पढ़ क्यों रहे हैं, 1858 1859 का क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट वो स्टेप है जो इंडियंस ने अकेले एक साथ मिल करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लिया और उनको भगाने की कोशिश करी। अच्छा ये बात बताओ, किस किस को ये याद है, मैंने बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस में ब्रिटिशर्स सब लोगों का राज्य हड़प रहे थे? मुझे याद है? मैंने लास्ट क्लास में, जब लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने ये पढ़ाया था कि जो ब्रिटिशर्स है वो सब लोगों का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने एक पढ़ाया था, जिसमें अगर आपका कोई बच्चा नहीं है, बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, तो फिर आपका जो राज्य है वो ब्रिटिशर्स को मिल जाएगा। याद आया? मैंने पढ़ाया था। यस मैम। तो वो सब्सिडरी अलायंस और जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, और जो उसके पहले हमने सब्सिडरी अलायंस पढ़ा था। जो लोग भूल गए, मैं फिर से याद दिला देती हूँ। जो पहला चैप्टर हमने ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ा था, उसमें हमने दो टॉपिक पढ़े थे, एक पढ़ा था सब्सिडरी अलायंस और दूसरा पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो सब्सिडरी अलायंस का मतलब तो ये था कि ब्रिटिशर्स आप वॉर करके जबरदस्ती यस मैम। वॉर करके आपको जबरदस्ती मजबूर करते थे ताकि आप उनके अलाय बन जाओ। मतलब आप अपना आर्मी मत रखो, ब्रिटिशर्स बोलेंगे कि हम आपके अपनी आर्मी रखेंगे, आपको जरूरत नहीं आर्मी रखने की, और आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत भी नहीं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वो है सब्सिडरी अलायंस। उसकी कुछ शर्तें थी कि आप उनकी मर्जी के बिना किसी दूसरे से कोई फ्रेंडशिप या एनिमिटी नहीं कर सकते, आप उनकी मर्जी के बिना अपनी सेना नहीं रख सकते, आपको ब्रिटिशर्स का एक बंदा अपने घर पे रखना पड़ेगा, और जो भी ब्रिटिशर्स की आर्मी होगी उसका खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप आर्मी का खर्चा नहीं उठा पाएंगे तो ब्रिटिशर्स को राइट मिलता है, तो वो आपकी लैंड और जमीन जो भी है राजाओं की, वो हड़प लेते हैं। ये सब्सिडरी अलायंस की कुछ शर्तें थी। उसके बाद हमने अगला पढ़ा डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें मैंने ये बताया कि सब्सिडरी अलायंस के बाद अगला स्टेप उनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। उसमें उन्होंने क्या किया, सतारा, संबलपुर, ऐसे छोटे छोटे इलाके थे जिनके राजाओं के कोई बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने बोला अगर आपके कोई बच्चे नहीं है तो आप अगर किसी को गोद भी लेना चाहेंगे तो भी आपको ब्रिटिशर से, हमने यानी हमसे हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हमने आपको मना कर दिया कि आप किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते, तो आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, और इसी वजह से आप अपना राज्य या अपना किंगडम अपने बच्चे को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका अपना बच्चा नहीं है, आपने उसको नहीं पैदा करा है। तो इसको बोलते थे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस ये स्टार्टिंग से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स जो कि कंपनी के फॉर्म में आए थे, बहुत टाइम से कर रहे थे।
और इस वजह से सब लोग बहुत परेशान थे। तो हम जब 1857 के रिवोल्ट के बारे में बात करेंगे तो उसके रीजन के क्या उसका कारण था, उसका बच्चा एक बहुत बड़ा कारण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस भी था। अगर मान लो आप इमेजिन करो कि आप किंग हो और आपको मना कर दिया जाएगा कि अगर आपके बच्चा नहीं है तो आपके किंगडम को हड़प लिया जाएगा, तो आप परेशान हो जाओगे ना, आप गुस्सा हो जाओगे। और ऐसे धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ गया अंग्रेजों के खिलाफ कि ये लोग सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके हमारा पूरा राज्य हड़पना चाहते हैं, तो ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, तो इनको यहाँ से भगाना चाहिए। तो 1857 का जो हम रिवोल्ट पढ़ रहे हैं वो रिएक्शन था उनकी इन सारी फालतू फालतू चीजों का, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दी या सब्सिडियरी अलायंस लगा दिया। समझ में आया कि नहीं? चलो फिर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से ये मैं 1857 का रिवोल्ट है, लेकिन बात क्या करेंगे 1848 से लेकर के 1854 तक वेरियस टेरिटरी अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एनेक्स्ड बाय द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1848 से लेकर के 1854 तक अंग्रेजों ने बहुत सारा पार्ट हमारी कंट्री का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस के तहत अनेक्स कर लिया, यानी हड़प लिया। ठीक है, और उनमें से कुछ टेरिटरी के नाम क्या है, सतारा, जयपुर, संबलपुर, नागपुर और झांसी। ठीक है, तो इसी वजह से आगे फिर कुछ क्या हुआ अब हम जाने वाले हैं अपने फेवरेट टॉपिक पे, जिसमें हम बनाते हैं इंडिया का मैप और फिर एक एक चीज को इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया का मैप। ऐसे सीख लो मैप बनाना 1 मिनट के अंदर एंड यू विल बी हैप्पी ऑलवेज। ठीक है, तो 1848 से लेकर के 1856 तक अंग्रेजों ने बहुत नाटक मचाया और इंडिया की बहुत सारी जो जगह थी उनको उन्होंने कब्जा कर लिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू और सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू, जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब इसका रिएक्शन क्या हुआ? ऑब्वियसली सब लोग बहुत परेशान थे। By 1856, most of the Indian continent had been brought under the rule of EEIC, East India Company. ठीक, तो इसके अंदर बहुत सारा इंडिया का लगभग बहुत सारा पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, धीरे धीरे पता लगा कि बहुत सारा पार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में ऑलरेडी आ चुका है। Various sections of the people were badly affected by the oppressive rule, और इस तरह से ये लोग जिस भी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में करते वहां का सारा पैसा अपने कंट्रोल में कर लेते, और इनकी इस टेक्निक की वजह से बहुत सारे लोग इनसे बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर क्या हुआ, तो इसी वजह से 19th सेंचुरी का मतलब है कुछ रिवोल्ट धीरे धीरे होने लगी, जो मैंने बोला कि 1857 से हुआ। तो इन्हीं हरकतों के चलते बार बार लोग इनके खिलाफ रिवोल्ट कर देते थे। कभी ना बंगाल में रिवोल्ट हो जाता था, कभी झारखंड में रिवोल्ट हो जाता था, उसके बाद कहीं कहीं एमपी में रिवोल्ट हो जाता था, फिर यहाँ नीचे कर्नाटका में रिवोल्ट हो जाता था, तेलंगाना में रिवोल्ट हो जाता था। तो ये वाले सारे एरिया ऑलरेडी रिवोल्ट करने लगे अंग्रेजों के अगेंस्ट। उन्होंने बोला कि आप जो है ये आपके साथ में रह पाना बहुत ही मुश्किल है और आप यहाँ से जाओ, लेकिन कोई भी लोग ने कॉमन एक साथ मिल करके रिवोल्ट किया नहीं। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन ये सारे रिवोल्ट है ये फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि क्या लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं यूनिटी यानी एकता में शक्ति है। तो ये वाले जो रिवोल्ट है ये लोगों ने अकेले अकेले ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े, और ब्रिटिशर्स के पास आर्मी बहुत ज्यादा थी, उनके पास हथियार बहुत ज्यादा थे, तो आप उनसे अगर अकेले लड़ोगे तो जीत ही नहीं पाओगे। तो ये जो छोटे छोटे रिवोल्ट है ये सारे लोग हारने लगे, हार गए सारे रिवोल्ट। फिर एंड में जो सबसे बड़ा रिवोल्ट हुआ है वो है 1857। धीरे धीरे लोगों का दुख और बढ़ने लगा, वो रिवोल्ट करते लेकिन हार जाते क्योंकि वो अकेले लड़ रहे थे। धीरे धीरे करके ये बातें उनके दिमाग में, ये ग्रीवांस यानी दुख बढ़ने लगा कि हम इनको अब कैसे भगाएंगे। इवेंचुअली रिवोल्ट बहुत बड़ा रूप ले लिया। इवेंचुअली इन सारे लोगों ने मिलकर के ये डिसाइड करा कि हम अब इनको कंबाइंड रूप से बाहर निकालेंगे। The revolt of this section of Indian society against the British rule is the famous of 1857। और इन सारे लोगों ने जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अकेले भगाने का इनको कोशिश करा तो हमारा सबसे बड़ा रिवोल्ट सामने आता है, और उस रिवोल्ट को बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 रिवोल्ट का अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बोलो कि यही रिवोल्ट इतना बड़ा क्यों हुआ,
तो हम ये बोलते हैं कि बेटा किसी भी घर में या किसी भी कंट्री में अगर आप किसी के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं या लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि आपके पास अच्छा लीडर होना चाहिए। अगर आपके पास में अच्छा लीडर ही नहीं है तो कौन है जो आपकी सेना को या बाकी लोगों को आगे गाइड करेगा, आप कैसे लड़ोगे। और दूसरा, इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि लोग मजबूर हो जाए रिवोल्ट करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी इतना परेशान कर दिया था कि इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और उनको लगा कि इनके रूल में रहने से तो बेटर है कि रिवोल्ट करके हम मर जाए। तो रिवोल्ट तभी बहुत ज्यादा तेज हो जाता है जब बहुत ज्यादा जो लोग रूल कर रहे होते हैं, रूलर्स होते हैं, वो एक्सप्लॉइट करने लगते हैं जनता को। तो रिवोल्ट हमेशा ही होता है। कल को मोदी जी बहुत गंदी गंदी पॉलिसी निकालेंगे, हम सब लोगों को जेलों में बंद कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली रिवोल्ट करेंगे उनके अगेंस्ट। कुछ इसी तरह की सिचुएशन ईस्ट इंडिया कंपनी में भी थी। अब इस रिवोल्ट के रीजन देखेंगे जो आपका क्वेश्चन है। तो हमने जो अभी तक पढ़ा है वो है हमारा बेसिक। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सीधे के सीधे, अब मैं यहाँ बताती जा रही हूँ कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बनता है। इस वाले चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर समझते चलोगे तो फटाफट आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है रीजन फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट के रीजन क्या है। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि रिवोल्ट तब होता है जब लोग बहुत परेशान होते हैं। तो पहला रीजन तो हमको पता है, क्या है पहला रीजन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस। और आप तुरंत ये पता लगा बोल सकते हो कि मैम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस के चलते बहुत सारे राजाओं और जमींदारों का जो लैंड था वो हड़प लिया ब्रिटिशर्स ने। और हड़प लिया तो वो लोग बहुत गुस्सा थे क्योंकि राजाओं की किंगडम छिन गई और बहुत सारे जमींदारों की जागीर ही छिन गई, क्योंकि सबकी जगह इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया, जिसके जिसके बच्चे नहीं सबका जमीन ले लिया। तो एक रीजन तो ये है कि जिस तरह से इन लोगों ने हड़प लिया दूसरों को, वो बना पहला रीजन। अब इसके अगर एग्जांपल में लिखोगे, क्या लिखोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस deprived, लिखते चलो, deprived Indian rulers of their state। स्टेट का मतलब क्या होता है, जागीर। स्टेट मतलब स्टेट के पहले एक ई लगा है, इसका मतलब होता है लैंड या फिर जागीर। तो पहला रीजन ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस के चलते इंडियन रूलर्स उनकी जागीर छिन गई और वो गुस्सा हो गए और रिवोल्ट करने के लिए रेडी हो गए। अगला क्या है, एक और रीजन बोला जाता है, बहुत बड़ा एक इलाका है उसका नाम है अवध। अवध अगर आप किसी को नहीं पता है तो पुराने टाइम का लखनऊ, मतलब प्रेजेंट टाइम का लखनऊ और पुराने टाइम का अवध। तो ये जो अवध है, हमने जब ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ा है तब भी हमने देखा है कि नवाब, जो बंगाल का नवाब होता है, वो अवध के साथ और सुजाउद्दौला के साथ मिल करके प्लासी का, सॉरी बक्सर का युद्ध लड़ता है। अगर किसी को बैटल ऑफ बक्सर याद होगा तो मैंने ये बताया था बैटल ऑफ बक्सर में कि बैटल ऑफ प्लासी तो लड़ाई नहीं गया, बिकॉज इट वाज अ बैटल व्हिच वाज नेवर फॉट। क्योंकि जो उस वक्त बंगाल का नवाब था, उसका जो वजीर था, उसने एन मोमेंट पे धोखा दे दिया उसको। ठीक है, जो हमारा सिराजुद्दौला था, तो सिराजुद्दौला का जो वजीर था, उसने मीर जाफर, उसने एंड टाइम पे धोखा दे दिया था, क्योंकि उसको उनकी आर्मी बस लड़ने ही जा रही थी ब्रिटिशर्स के साथ। याद आया जो मैंने पढ़ाया था, किसी को याद आ रहा है कि मैंने क्या पढ़ाया था कि बैटल ऑफ प्लासी एक वो बैटल है जो कभी लड़ा नहीं गया। तो उसमें किन्हें क्या बताया था कि बंगाल में जो अंग्रेज थे वो लोग जो फरमान यानी जो उनको पासेस मिले हुए थे ट्रेड करने के लिए, जो कंसेशन मिला था, उसका गलत फायदा उठा रहे थे। और ये बात जब बंगाल के नवाब को पता चल गई तो वो गया उनका, उन्होंने किला विला सीज कर दिया उसने। लेकिन वो लोग लड़ने के लिए रेडी हो गए। तो लड़ने के लिए जब दोनों लोग की आर्मी पहुंची, ब्रिटिशर्स की और नवाब की आर्मी, तो उस वक्त उस नवाब का नाम क्या था, सिराजुद्दौला। तो जब नवाब की आर्मी पहुंची तो वो लोग लड़ने ही वाले थे। इसके पहले नवाब को पता चला कि उसका जो वजीर है यानी उसका जो प्राइम मिनिस्टर था नवाब का, उसका नाम था मीर जाफर, उसने उसको धोखा दे दिया। तो उसने जो आर्मी है वो लेके ब्रिटिशर्स के साइड हो गया। तो वहां से सिराजुद्दौला को भागना पड़ा, वो लड़ाई लड़ी ही नहीं गई, मतलब वो बैटल ग्राउंड तक गए बट लड़ाई नहीं हुई। वो है बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन इस बात का जब उसके बाद वाला बैटल हुआ वो था बैटल ऑफ बक्सर। तब मैंने तुम्हें ये बताया था कि बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, मीर जाफर
बैठ जाता है वापस गद्दी पर, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सिराजुद्दौला को हटा देते गद्दी से। तो वो मीर जाफर ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का, तो वो उनको वहीं पे बैठा देते, चलो अब तुम बन जाओ नवाब। लेकिन धीरे धीरे मीर जाफर को भी पता चल जाता है कि ब्रिटिशर्स कितने चीटर हैं और ये चीट करके बंगाल का केवल पैसा लेना चाहते हैं। तो उस केस में वो लोग मीर जाफर को हटा के फिर मीर कासिम उसके दामाद को लगा देते। तुम लोग कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? मैंने पूरी कहानी बताई थी, यस मैम। ठीक है। तो उस Yes, केस में ma'am. The मैंने जब Mir बैटल ऑफ बक्सर पढ़ाया था, तब मैंने बैटल ऑफ बक्सर जब मैंने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ाया था, तो मैंने बैटल ऑफ बक्सर में आप लोगों को ये बताया था कि जब बैटल ऑफ बक्सर होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है सुजाउद्दौला बंगाल का जो नवाब है वो और अवध के साथ मिलकर के, वो ब्रिटिश, ये तीनों लोग मिलकर के ब्रिटिशर्स को भगाने की कोशिश करते हैं बैटल ऑफ बक्सर में। तो बैटल ऑफ बक्सर में सुजाउद्दौला, अवध का जो नवाब था और जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, ये लोग मिल करके कोशिश करते हैं कि ब्रिटिशर्स को भगा देते हैं, लेकिन बक्सर में हार जाते हैं। और बक्सर में ये लोग हार जाते हैं, फिर क्या होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की जो दीवानी यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट होता है वो अंग्रेजों को मिल जाता है। और अंग्रेज फिर क्या करते हैं, मैंने एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पढ़ाई थी, उसके चलते वो लोग पूरा कंट्रोल कर लेते हैं और तभी से वो लोगों के पास इतना सारा शासन था बंगाल में, सारी चीज कंट्रोल करने का। ये मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया है। तो वही जो अवध ने बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया था ना बंगाल वालों के साथ मिल करके, उसी का बदला अंग्रेज लोग अवध से ले लेते हैं, क्योंकि इसको लगा था कि बैटल ऑफ बक्सर में अवध वाले ने बंगाल वाले का सपोर्ट किया था और हमें भगाने की कोशिश करी थी। तो वो लोग क्या करते हैं, अवध को एनेक्स कर लेते हैं। एनेक्स मतलब अवध को वो लोग जब्त कर लेते हैं, जब्त मतलब अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। 1856 की बात है ये, जब हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे हैं ना, उससे एक साल पहले की बात है ये। तो एक साल पहले एक और बड़ी घटना हुई, हम उसके सारे रीजन पढ़ रहे हैं बेटा। 1857 रिवोल्ट का एक रीजन नहीं, बहुत सारे रीजन। पहला रीजन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलाइंस, एकदम साफ साफ हमें क्लियर है क्योंकि हमने पूरी कहानी पढ़ रखी है। मैं तुम लोग को एक और रीजन बताती हूँ कि जो अवध था उसको भी अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में कर लिया, और वो 1857 यानी रिवोल्ट से एक साल पहले की बात है ये। उस चक्कर में अवध वाले लोग और गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि अवध के जो किंग था उसका तो बेटा भी था, समझ रहे हो? अभी तुम लोग अगर थोड़ा भी समझोगे तो कोशिश करो। मैंने क्या बोला, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वहां लगती है जहां पे आपका कोई बच्चा नहीं होगा, ठीक है, वही लग सकती है। लेकिन अवध का जो नवाब था उसका बच्चा था, और उसके बाद में भी इन्होंने अवध को कंट्रोल यानी अवध को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये तो चीटिंग हुई, क्योंकि अगर आपने रूल मान लिया, तो आपका रूल गलत है कि आपके बच्चा नहीं तो आपके किंगडम हम ले लेंगे। अगर हम ये रूल मान भी ले तब भी आपने रूल में चीटिंग करा है। रूल में चीटिंग क्या करा आपने, जिसका बच्चा था आपने उसको भी कंट्रोल कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स केवल नाटक कर रहे थे कि जिनका बच्चा नहीं होगा हम केवल उनकी ही जागीर को हड़पेंगे। एक्चुअली में उनका पर्पस क्या था, सारे लोगों को कंट्रोल कर लो और सबको हड़प लो, सब लोग की जमीन हड़प लो, सब लोग का पैसा हड़प लो। तो अवध को जब इन्होंने एनेक्स किया, तो अवध को एनेक्स करने के लिए मैल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने रीजन दिया। अब ये बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन में MAL को हटा दो, ये देखो लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है चलाना, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सबको पता है कि नहीं? कोई है जिसे एडमिनिस्ट्रेशन का रीजन मतलब नहीं पता? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी कंट्री को या सिटी को या किसी इलाके को चलाना, एडमिनिस्ट्रेटर, समझ गए? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जैसे कि मोदी जी है, वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। वैसे ही DM होता है, वो पूरे जिले का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। वैसे CM होता है, CM पूरे यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जितनी भी चीजें हम लोग कर रहे हैं, पब्लिक है, ट्रांसपोर्ट है, पार्क है, इन सारी चीजों को सुपरवाइज करना, ये है एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब अवध को जब उन्होंने अपने कब्जे में लिया, तो वो तो बहुत बहानेबाज लोग थे, उनके पास तो ये बहाना बचा ही नहीं कि आपके बच्चा नहीं है इसलिए हम कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने रीजन दिया कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन। मैल का मतलब क्या है, खराब, यानी अवध वाले लोगों को अपना राज्य चलाना नहीं आता ढंग से, उनका राज्य वो चला नहीं पा रहे हैं और राज्य नहीं चला पा रहे, इसी वजह से हमने उनको कंट्रोल कर लिया। अभी आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि अवध वाले अपना राज्य अच्छे से चला पा रहे कि नहीं चला पा रहे? उनका राज्य वो चलाएंगे। अभी US वाले कल आके मोदी जी को बोले कि इंडिया को हम कंट्रोल कर ले रहे हैं। बेटा टाइप करो, आपका माइक काम नहीं कर रहा है। मानिया टाइप करो, आपका माइक काम नहीं कर रहा है बेटा। तो अवध वाले कौन होते हैं ये बताने के लिए
कि आप मतलब ब्रिटिशर्स को और होते हैं कि हम आपका अवध यानी लखनऊ वाला रीजन इसलिए हड़प रहे क्योंकि आपको लखनऊ को चलाना नहीं आ रहा है, वो बोल रहे हमारा लखनऊ है, हम जैसे वैसे चलाएं। लेकिन वो इतने चालाक थे क्योंकि उन्होंने केवल रीजन दिया है मैल एडमिनिस्ट्रेशन का। मैल एडमिनिस्ट्रेशन, माल न्यूट्रिशन, ये सब ऐसे वर्ड है जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज का खराब हो जाना। तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन खराब है आपके यहाँ पे, यानी लखनऊ में एडमिनिस्ट्रेशन ही खराब है, अवध में एडमिनिस्ट्रेशन खराब है, इसीलिए तो हम उसको अपने कब्जे में कर रहे हैं। तो सब लोग बोले ये बड़ी बात है, आधे लोगों को आपने सब्सिडरी ऑफ अलायंस के थ्रू अपने कब्जे में कर लिया, आधे लोगों को आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके अपने कब्जे में कर लिया, अब बचे हुए अवध बचा था उसको आपने मैल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अपने कब्जे में कर लिया। ये क्या बात है? माने सेम चीज रिपीट हो रही है बेटा, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। तो कुछ भी छूटा नहीं है आपका इन नोट करी। तो ये जो दो रीजन अभी तो हमें समझ आ गए, यानी अब हमें ब्रिटिशर्स की हरकत दिख रही है, हरकत मतलब असलियत दिख रही है। तो आप दूसरा रीजन भी लिख लो कि पहला रीजन तो ये कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस, और दूसरा रीजन क्या है कि एनेक्ट कर लिया। किसको एनेक्ट कर लिया? अवध को एनेक्ट कर लिया। और उसका रीजन मैंने बताया, उनको पुराना बदला निकालना था अवध वालों से जिन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में सपोर्ट किया था बंगाल को। उनको लगा अच्छा बेटा तुमने हमारे खिलाफ साजिश करी थी, तुम्हारा तो पूरा राज्य हम हड़प लेंगे। और आगे से रीजन क्या दिखाया कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है। अब किसी को कॉपी में ये लिखना नहीं है कि बदला लिया था उन्होंने, आपको रीजन यही लिखना है। मैंने तो समझाने के लिए अंदर की बात बताई है कि उन्होंने एक्चुअली बदला लिया था, बट आप जब जब रीजन लिखोगे तो आपको यही दोनों पॉइंट लिखने हैं जो मैंने यहाँ लिखा है। हाँ पूछो बेटा। मैम बदला तो लिया ही था ना। क्या बेटा? मैम उन्होंने बदला तो लिया ही था ना। हाँ बदला तो लिया ही था, लेकिन हम ऐसे बुक्स में नहीं लिखते क्योंकि हम ये सारी थेरीज है जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने बदले के लिए किया होगा, लेकिन हम तो वही लिखेंगे जो बुक में लिखा है। तो जो मैंने आपको स्टोरी बताई वो समझाने के लिए, बट ये आपके दो रीजन होंगे। तो क्या हुआ अब देखो, अवध को इन्होंने अनेक्स कर तो लिया, लेकिन इनसे एक गलती हो गई। पूछो क्या? What? रेवेन्यू वो पूरा सारा अपने पास रख रहे थे। मैं बताती हूँ यहाँ से यहाँ इनसे गलती क्या हो गई। ये लोग इतने चालाक लोग हैं, इन्होंने सोचा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस तो रूल है और इंडियंस तो कम पढ़े लिखे, अगर हम इनको ये बोलेंगे कि हम रूल्स के थ्रू आपको हड़प रहे हैं तो ये बेचारे कुछ कर नहीं पाएंगे। और वो बात एकदम सही है, क्योंकि हम लोग इतने सीधे थे कि इन्होंने हमें बताया कि भाई रूल बनाया है और रूल तो चलेगा, तो हम लोग रूल के सामने कुछ कर ही नहीं पाते थे कि सही बात है ये तो नियम है, जिसका बच्चा नहीं है उसको तो अपना राज्य देना ही पड़ेगा अंग्रेजों को। जब इन्होंने अवध किया तो इन्होंने बोला कि अवध में आपको बच्चा जरूर है लेकिन आपको अवध को चलाना नहीं आ रहा है, आपने अवध का एडमिनिस्ट्रेशन खराब कर रखा है, अवध में इतना सारा करप्शन है, अवध में तो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, अवध को हम अपने कंट्रोल में करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती इनसे ये हो गई कि ब्रिटिशर जब इंडिया आए थे बेटा, तो उन्होंने जो आर्मी बनाई थी उस आर्मी में सबसे ज्यादा लोग अवध रीजन से ही थे। जैसे अभी इंडियन आर्मी में मैक्सिमम लोग यूपी बिहार और पंजाब के होते हैं जो सोल्जर्स होते हैं, वैसे ही जो ब्रिटिशर्स की अपनी आर्मी थी उसमें मैक्सिमम जो उनके सोल्जर्स थे वो अवध रीजन से आते थे। तो जब इन्होंने अवध को एनेक्स कर लिया, वो भी खराब ग्राउंड पर, ग्राउंड भी कैसा, झूठ बोल रहे हो कि तुम लोगों को अवध चलाना नहीं आता। जब इन्होंने अवध को एनेक्स कर लिया तो जितने भी सोल्जर्स थे वो बहुत नाराज हो गए कि हम आपकी आर्मी की सेवा कर रहे हैं, हम आपके फोर्स का पार्ट है, हम आपके बिहाफ पे लड़ाई लड़ते हैं और आपने जाकर के हमारे ही घर वालों को कब्जा कर लिया। तो अवध वाले जो लोग थे जो ब्रिटिशर्स की आर्मी में थे, ब्रिटिशर की आर्मी मान लो अगर 7,000 लोग हैं तो 7,000 लोग में 6,000 लोग अकेले अवध रीजन से थे। अवध का मतलब कानपुर, मतलब यूपी वाला रीजन, कानपुर, लखनऊ, बरेली, ये पूरा अवध रीजन था उस वक्त। और अवध का जो नवाब था बेटा उसकी बहुत इज्जत थी, उसको लोग बहुत पसंद करते थे। तो ये तो कोई मानने को रेडी ही नहीं था कि अवध की जो नवाब और उसका जो बेगम है उनको अवध को चलाना नहीं आ रहा है। जैसे मान लो हमारे पीएम बहुत अच्छे हैं और कल को कोई आकर के कहे कि हमने तो इंडिया को कब्जा कर लिया क्योंकि पीएम को तो इंडिया चलाना नहीं आ रहा था, तो हम लोग क्या बात कर रहे हो, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी कितने अच्छे हैं, उन्होंने सबका हमारे लिए कितना अच्छा किया। तो अवध के जो लोग थे वो बहुत गुस्सा हो गए कि तुमने झूठ रीजन बता करके अवध को पूरा कंट्रोल कर लिया और हम इतने सारे लोग अवध से तुम्हारी आर्मी में है और इसी आर्मी का खौफ दिखा दिखा करके तुमने बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी लड़ी है, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने यहाँ आकर के यहीं के लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती किया था। वो आर्मी अपनी यूरोप से लेके नहीं आए थे, वहां से इतने लोगों को थोड़ा ना ले आ पाएंगे शिप पे, तब एरोप्लेन तो था नहीं।
तो यहाँ के लोग बहुत गुस्सा हो गए और ये इनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। इसी वजह से जितने यानी जितने सैनिक, जितने सोल्जर्स थे, दे वर सो एंग्री। तो ब्रिटिशर्स के अपने सोल्जर्स उनसे एंग्री हो जाते हैं। और हम आगे देखेंगे कि जब 1857 का रिवॉल्ट होता है तो उन्हीं का एक छावनी, यानी उन्हीं के सोल्जर्स की एक जो टोली है वो मेरठ में रिवोल्ट कर देती है और सोल्जर्स ही दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। ये रिवॉल्ट इंसानों ने शुरू नहीं किया था, ये रिवॉल्ट सोल्जर्स ने शुरू किया था, क्योंकि सोल्जर्स लोग खुद बहुत परेशान हो गए थे ब्रिटिशर्स से। दूसरा हमने देख लिया द एक्सक्यूज ऑफ मैम गवर्नर। हाँ बेटा। मैम जब ये लोग मैम अवध को अटैक कर रहे थे तब मैम ये अवध वाले लोगों को लेके गए थे वो एनेक्स करने? ना ना, इन्होंने अटैक ब्रिटिशर्स। नहीं किया बेटा। इन्होंने रीजन बोला मैल एडमिनिस्ट्रेशन है तो अवध अब हमारे कंट्रोल में रहेगा। अब कोई भी जैसे पीएम है, कल से पीएम ये कह दे कि आज से दिल्ली बंद, तो दिल्ली बेटा बंद हो जाएगी, क्योंकि पीएम के अंडर पूरी कंट्री की आर्मी पीएम के अंदर है, समझ रहे हो। तो लड़ाई लड़ने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बक्सर के बाद वो इतने पावरफुल हो गए थे कि जो भी वो फरमान जारी कर देते वो लागू हो जाता। तो उन्होंने ये रूल लागू कर दिया कि आज से अवध में हमारा चलेगा। वो अवध पे चढ़ाई करने नहीं गए थे, क्योंकि चढ़ाई करने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको अटैक करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि पूरी इंडिया उनके कंट्रोल में थी ऑलमोस्ट। तो उन्होंने कह दिया नहीं, आज से जो अवध है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो पूरा कंट्रोल फिर कैसे? क्योंकि उन्होंने इंडिया में बहुत सारा पैसा ले रखा था, बहुत सारी आर्मी थी उनके पास, फिर भी राजाओं को इंडिपेंडेंस थी, उन्होंने दिया था कि तुम अपने हिसाब से रूल कर लो। लेकिन अवध से वो इंडिपेंडेंस छीन रहे थे। ऐसा नहीं है कि अवध के पास बहुत इंडिपेंडेंस था और अचानक से उन्होंने अवध पे अटैक कर दिया। उन्होंने अवध पे अटैक नहीं किया। उनको पता था कि अवध में तो कोई बचा ही नहीं है, पूरी आर्मी तो मेरे ही पास में है। अवध को तो पहले भी प्रोटेक्टरेट बना चुके थे, यानी जब बैटल बक्सर में ये लोग जीत गए थे, अवध को तो इन्होंने तभी बहुत कमजोर कर दिया था। लेकिन तब भी उन्होंने रूल चलाने के लिए अवध के नवाब को बोला कि आप रूल चला लो। लेकिन अब तो ये वो भी छीन रहे थे कि तुम्हें रूल चलाना नहीं आ रहा है, अब हम वो करेंगे, समझ रहे हो। तो पहले पावर थोड़ी दे दी ताकि अच्छा दिखे, और फिर एंड टाइम पे जब पता चला कि पूरी आर्मी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास में है, तो एंड टाइम पे धोखा दे दिया कि तुमसे चलाया नहीं जा रहा, हम लेंगे इसको अंडर, समझ रहे हो। तो अब ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल हो गए हैं, तभी तो वो ऐसा सबको अपने कंट्रोल में कर पा रहे हैं। अगर एकदम स्टार्टिंग का स्टेट होता तो कब के मार के हम लोग भगा देते, क्योंकि वो लोग बाहर से थे। बट अब वो लोग अंदर तक घुस चुके हैं हमारी कंट्री में, उनके पास आर्मी है, सब चीज है। तो वो केवल दादा की तरह वो अपना डिसीजन सुनाते हैं कि हमने आज से कह दिया महाराष्ट्र हमारे कब्जे में, कल लखनऊ हमारे कब्जे में, और जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसके लिए हम अपनी आर्मी रेडी रखेंगे। और आर्मी में बहुत सारे लोग अवध के थे, लेकिन आर्मी में बहुत सारे लोग कहीं और के भी थे, और आर्मी को पैसे मिलते थे, उनकी यूनिफॉर्म होती थी, और उन्होंने पूरा सिस्टम इस तरह से कर रखा था, जमींदार इतने सारे लोगों को अपने साथ मिला रखा था ना, कि आर्मी अगर रिवोल्ट करती भी तब भी आर्मी हार जाती, कहीं और की आर्मी ले आते, फिर इस वाली आर्मी को हरा देते। तो उनकी रेजिमेंट में बहुत सारे लोग अवध के थे, ये बात सही है, लेकिन वो बेचारे कंफ्यूज हो गए कि अब हम करें क्या। ब्रिटिशर्स को तो उन्होंने पहले हमारा राज्य को अपने कंट्रोल में लिया, और अब धीरे धीरे करके बोल रहे हैं कि अब पूरा राज्य हमारे कंट्रोल में। तो वो गुस्सा थे, लेकिन उनके पास ज्यादा पावर नहीं थी, क्योंकि सारा पैसा और सब कुछ ब्रिटिशर्स के पास में ही था। तो बेचारे वो क्या करते लोग। तो उसी की हम आगे बात कर रहे हैं कि जो एक्सक्यूज, यानी डलहौजी, द गवर्नर जनरल डलहौजी गेव the excuse that Governor General Dalhousie gave for annexing Awadh was that he wanted free people from Nawab's mismanagement. डलहौजी का ही किया धरा है ये अनेक्स, अवध को जो अनेक्स किया गया है ये डलहौजी ने किया है, और डलहौजी ही लेके आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डलहौजी सबसे बड़ा विलेन है इस स्टोरी में। तो डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद जब उसने अवध को कब्जा किया, तो अवध को कब्जा करने का डलहौजी ने ये रीजन दिया कि जो लोग हैं वो लोग नवाब के मिसमैनेजमेंट से बहुत परेशान है, नवाब को लखनऊ चलाना नहीं आ रहा है, नवाब के रहते लखनऊ में बहुत करप्शन चल रहा है, तो इसीलिए अवध को मैं अपने कंट्रोल में अब ले रहा हूँ। अंडर द ब्रिटिश द कॉमन पीपल हैड टू पे इवन मोर टैक्सेस। ब्रिटिशर्स के चलते लोग को बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। थाउजेंड ऑफ पीपल वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्मी वर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स। और ऐसा करने के बाद जब उन्होंने अवध को अनेक्स कर लिया, तो बहुत सारे हजारों लोग को उन्होंने जॉब से निकाल दिया कि तुम तो फर्जी हो, तुम्हें तो जॉब की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारे लोगों को आर्मी से बाहर निकाल दिया, बहुत सारे लोगों को जॉब से बाहर निकाल दिया। जो अवध के तालुकदार थे उन्होंने भी अपनी लैंड खो दी। अवध में एक और फैमिली है जिनको तालुकदार बोलते हैं। तालुका मतलब बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा। तो अवध में जोटेदार, तालुकदार ये भी बहुत फेमस थे। तो नवाब के अलावा जोटेदार और तालुकदार ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड हुआ करते
थे, एक तरह से जमींदार मान लो उनको। तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा सारी उनकी जमीनें छीन ली। तो अवध के जो तालुकदार थे वो भी बहुत अपने परेशान हो गए क्योंकि उनकी पूरी लैंड अंग्रेजों ने छीन ली। मर्चेंट, शॉपकीपर, क्राफ्टमैन, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, ऐसा कोई तबका नहीं बचा जिसने अपना लाइवलीहुड ना खोया हो, यानी जिसकी नौकरी ना गई हो। तो अवध को जैसे उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, नवाब का पूरा दौलत अपने कब्जे में कर लिया, सब लोग की लैंड अपने कब्जे में कर ली, आर्मी से बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल दिया, और ये सब इन्होंने धीरे धीरे किया जब इनको पता था कि आर्मी रिवोल्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि सारा पैसा ये लोग कंट्रोल करके बैठे हैं और बहुत सारे लोगों को धोखा देने में भी माहिर है, षड्यंत्र जिसे कहते हैं कि मान लो आर्मी में 10 लोग इनके अगेंस्ट भी खड़े हो गए तो 4 लोगों को ये आपस में लड़वा देंगे, डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी। वो तो सबसे ज्यादा फेमस है अंग्रेजों का कि इनको आपस में लड़ाओ और मस्त एंजॉय करो, वो उन्होंने किया। Between 1848 and 1854, a number of principalities across the Indian subcontinent were annexed. और ऐसे करते करते 1848 से लेकर के 1854 तक हाँ रिजॉइन करना है आपको, बहुत सारे इंडिया की टेरिटरी को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, सतारा, जयपुर, संभलपुर, नागपुर, झांसी, झांसी का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, नागपुर, झांसी, ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा। नागपुर, झांसी, सतारा, जयपुर, संभलपुर, ये सब मोस्टली राजस्थान में है, संबलपुर, जयपुर तो, और सतारा महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी हर इलाके में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया, बहुत सारे लोगों को ले लिया। प्रिंसेस ऑफ द स्टेट्स वर डिनाइड द राइट्स ऑफ सक्सेशन, और जिन जिन पे जगह पे लोगों ने अपने बच्चों को गोद ले रखा था उन सारे प्रिंस लोगों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि तुम लोग प्रिंस एक्चुअल हो ही नहीं, तुम्हारे तो पिताजी बायोलॉजिकल फादर नहीं है, तुमको बस गोद लिया है, तो तुमको कोई अब नहीं मिलेगा स्टेट से, भागो अब, सब कुछ अंग्रेजों के कंट्रोल में रहेगा। कंपनी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। उसमें से हम लोगों ने बहुत बड़ी एक स्टोरी सुनी है, वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जो पति है वो बहुत पहले मर गए थे, उनका नाम था गंगाधर राव। तो गंगाधर राव है ना, उनकी डेथ हो गई थी, और झांसी रानी झांसी जो थी उनका कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने अपना एक दत्तक पुत्र, दत्तक का मतलब अडॉप्टेड सन, उन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया था, उस सन का नाम था दामोदर राव। तो झांसी की रानी चाहती थी कि झांसी पर उनका जो पुत्र दामोदर राव है वो बैठे, और अंग्रेजों को ऑब्वियसली। तो डलहौजी ने क्या करा, उसको तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से क्या, उसने बोला कि जब आपके पास में है ही नहीं आपका अपना पैदा किया हुआ बच्चा तो आपको नहीं मिल सकता। तो इसके खिलाफ झांसी वाली रानी जो है वो खड़ी हो गई थी, और इसीलिए झांसी वाली रानी की सबने स्टोरी सुन रखी है, उसके लिए बहुत लोग फोक टेल्स भी फेमस है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, तो वो बिल्कुल नहीं झुकी, उसने बोला ये क्या बात होती है, मैंने जब बच्चे को गोद लिया है, मेरी किंगडम है, मैंने गोद लिया है, मैं मेरे दामोदर राव को ही किंग बनाऊंगी। लेकिन डलहौजी को तो झांसी कब्जा करनी थी, और डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू झांसी कब्जा कर लिया। और अगर किसी ने मणिकर्णिका देखी होगी कंगना रनौत वाली, तो वो आती है और बोलती है मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो मूवी है ना मणिकर्णिका, कंगना रनौत की जो लास्ट आई है, वो झांसी पर ही है, देखो अच्छी मूवी है। तो उसमें वो जब उसके पति मर जाते हैं तो वो कहती है कि जब तक मेरे सांसों में सांस है, जब तक मेरे जिस्म में जान है, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली 1856 में ये लोग नाटक करते हैं, और फिर रानी वाली झांसी को पता था, मतलब झांसी की रानी को पता था कि धीरे धीरे करके ये लोग, मैं कितनी भी कोशिश करूं, अंग्रेजों के पास इतनी बड़ी सेना है कि मैं हार ही जाऊंगी। तो उसने बहुत सारे लोगों को, तात्या टोपे और बहुत सारे लोग साथ मिलकर के 1857 का रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया झांसी की रानी ने। वही रिवोल्ट हम पढ़ने वाले जिसमें झांसी की रानी मर गई थी। तो लड़ाई करते 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 57 के रिवोल्ट में झांसी की रानी ने पार्टिसिपेट करा, उसके अलावा तात्या टोपे और बड़े बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट करा। हम आगे देखेंगे सारे लोग मर जाते हैं, और बहुत वैसा है, अगर आप मूवी कभी देखोगे तो रियलाइज करोगे कि लास्ट में वो जाती है लड़ने के लिए और डलहौजी के सामने, मतलब वो मर जाती है, और उसके बाद में जब वो मर जाती है तो बाद में उसके लिए लोग लिखते हैं कि वो बहुत ज्यादा मतलब ब्रेव थी। तो अंग्रेजों को भी तारीफ करनी पड़ी कि अल्टीमेटली वो इतनी ब्रेव थी कि उसने अपने जीते जी अपनी झांसी किसी को नहीं दिया। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से ही हुआ था कि उसका बच्चा नहीं था तो ये लड़ाई लड़ी गई। तो ये मैंने एक लाइव एग्जांपल तुम लोगों को दिया कि समझो कि जो चीजें हुई है वो रियलिटी है, कोई स्टोरी तो है नहीं। तो 1857 का रिवॉल्ट का ये रहा कनेक्शन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस का था। क्या हुआ,
नवाब ऑफ कर्नाटक एंड तंजौर लॉस्ट देयर रॉयल टाइटल्स। ऐसा नहीं है कि केवल झांसी में और संबल और सतारा और जयपुर में ही सब चल रहा था। जो साउथ के रीजन थे, जिनको कर्नाटक मतलब प्रेजेंट डे चेन्नई वाला एरिया, कर्नाटक, तंजौर, इन सारे इलाकों में भी जो बड़े बड़े लोग थे, उन सबके टाइटल छीन लिए अंग्रेजों ने। मान लो कोई अपने आप को नवाब कहता है, कोई अपने आप को किंग कहता है, सबके टाइटल छीन लिए कि तुम लोग ये सब कुछ नहीं हो, हटो, अब सब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल चलेगा। तो ये लोग हर जगह कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को ये लोग क्या कर रहे थे, पेंशनर बना दे रहे थे। तो जो नाना साहेब थे, पेशवा बाजीराव वाली स्टोरी भी मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को बताई थी कि पेशवा बाजीराव 2 का जो बेटा था नाना साहेब, लास्ट वाला, तो नाना साहेब, अब मैंने तुम लोगों को जब मराठा वॉर पढ़ाया तो मैंने पढ़ाया ना कि अंग्रेजों ने कैसे पहला, दूसरा, थर्ड मराठा वॉर किया और तीसरे मराठा वॉर तक आते आते उन लोगों ने पूरे महाराष्ट्र को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था और उनको भी सब्सिडरी अलायंस को साइन करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो उनका जो लास्ट बच्चा बचा था नाना साहेब, उसको उन्होंने पेंशनर बना दिया। वो लोग क्या करते थे ना, धीरे धीरे एक बार अटैक करेंगे, तुमको कमजोर करेंगे, भग जाएंगे, फिर 3-4 साल के बाद आएंगे, फिर अटैक करेंगे, फिर तुमको थोड़ा और कमजोर कर देंगे, फिर भग जाएंगे। और ऐसे चौथे पांचवे अटैक तक आते आते तुम इतने कमजोर हो जाओगे, तुम्हारे पास आर्मी नहीं बचेगी, पैसा नहीं बचेगा, फिर तुमको पूरी तरह कमजोर कर देंगे और तुम्हें अटैक करके जीत लेंगे। जो इन्होंने मैसूर वॉर में भी किया, एंग्लो मैसूर वॉर भी हमने पढ़ा, फिर हमने सिख पंजाब सिख वॉर भी पढ़ा, फिर हमने मराठा वाले वॉर भी पढ़े। वो क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये लोग बहुत चालाक लोग हैं। ये लोग एक बार वॉर नहीं करते हैं, कई बार वॉर करते हैं ताकि दुश्मन एकदम पूरा कमजोर हो जाए। और लास्ट में जब एकदम कमजोर हो जाओगे तो क्या करेंगे, ये जो तुम्हारे घर में जो बच्चा बच्चा होगा उसको बोलेंगे कि अब तुमको हम लोग पेंशन देंगे, जैसे रिटायरमेंट पे पेंशन नहीं मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, ये बोले हम तुमको पेंशन दे देंगे, तुम एक काम करो पेंशन पे रह लेना और अपना जो पूरा राज्य वो हमको दे दो। इतने चालाक लोग हैं। तो जो लास्ट में जो मराठास को उन्होंने पूरी तरह हरा दिया था, तो महाराष्ट्र में लास्ट में बचे थे पेशवा नाना 2, ठीक है। तो नाना जी जो थे उनको उन्होंने पेंशनर बना दिया, बोले कि अब आपको केवल पेंशन मिलेगी, पूरा जो मराठा साम्राज्य वो अब अंग्रेजों के कंट्रोल में रहेगा। तो इस तरह की चीजें करके लोग इतने परेशान हो गए, डिनाइड ही वाज फोर्स्ड टू लिव इन कानपुर। और जब ये सब बातें हुई तो नाना साहेब, जो कि मराठा कितना बड़ा एम्पायर था, हमने पढ़ा है, बाजीराव मस्तानी मूवी तक देखी है मराठा एम्पायर पे, कितना बाजीराव फेमस रहता है, कितनी उसकी चलती होती है। बट आगे चलते चलते ब्रिटिशर्स आते हैं तो उसका बच्चा और उसका बच्चा था पेशवा बाजीराव 2, और उनका जो बेटा था लास्ट, यानी जो नाना साहेब है, उनको फिर भागना पड़ता है अपना मराठा किंगडम छोड़ करके, और अंग्रेज उनका पूरा किंगडम हड़प लेते हैं और फिर नाना साहेब आ जाते हैं कानपुर में रहने के लिए। तो नाना साहब कानपुर के बिठूर के पास रहे हैं, अगर कभी बचपन में आपने स्टोरी सुनी होगी।